जैन प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का द एग्जाम हॉल में स्वागत है। साथियों, आर्मी अग्निवीर ऑफिशियल वेबसाइट पर जो 46 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए गए थे, उनमें से आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। साथियों, सैंपल पेपर 1 से लेकर सैंपल पेपर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जिन भी साथियों ने सैंपल पेपर 1 से लेकर दोस्तों सैंपल पेपर 15 तक की क्लास को कंप्लीट नहीं किया है, वो जल्दी से जाकर हमारी प्ले लिस्ट में विजिट करे और वहां से इन्हें कंप्लीट कर ले। इन सैंपल पेपर से दोस्तों 100% क्वेश्चन आपकी आर्मी अग्निवीर की एग्जाम में जो 2026 में एग्जाम होने वाली दोस्तों, आपकी जून से जो एग्जाम होगी उनमें 100% यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। ऐसा दोस्तों अनूप सिंघल साहब, जो कि अग्निवीर एग्जाम के सबसे बड़े महानिदेशक के एग्जाम लेने वाले, वही करता धरता दोस्तों, उन्होंने बोला है कि इन प्रैक्टिस सेट की तर्ज पर ही आपका पेपर डिजाइन किया जाएगा। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करेंगे दोस्तों। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारी क्लास को लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि क्लास आपको कैसी लगी। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया, वह किस देश की है? दोस्तों 2023 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, वो नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया था। वह किस देश की दोस्तों? मिस्र, ईरान, तुर्की या ओमान? इसका सही उत्तर है ईरान। जो दोस्तों नरगिस मोहम्मदी है वो ईरान के है और इन्हें महिलाओं के उत्पीड़न से रोक लगाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों। इन्होंने क्या किया? जो महिलाओं का उत्पीड़न होता था दोस्तों, उस पर रोक लगाने का प्रयास किया है। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता दोस्तों, इन्हें महिलाओं के उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? दोस्तों 2024 में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आप सभी को पता होगा, भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, इससे 2024 में दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव को सम्मानित किया गया था। साथ ही दोस्तों चौधरी चरण सिंह एवं एम.एस. स्वामीनाथन, इनको भी दोस्तों 2024 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। एम.एस. स्वामीनाथन तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इन्होंने कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोला गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार? अपडेट लेकर चले दोस्तों, तो अभी 26 हमारा जो 3 मई है दोस्तों, वहां तक भी अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये दोस्तों लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। 1944 में कोहिमा की लड़ाई वर्तमान में किस राज्य में लड़ी गई थी दोस्तों? 1944 में जो कोहिमा की लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों, वो किस राज्य में था? आप सभी को पता होगा, कोहिमा दोस्तों नागालैंड की राजधानी है। जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार था दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार था, इसी दौरान कोहिमा की लड़ाई लड़ी गई थी। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 उठाएंगे। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी का समाज सुधारक था? दोस्तों समाज सुधारकों से अक्सर अग्निवीर की एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके पहले वाले सेट में भी समाज सुधारकों से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे राजा राम मोहन राय हो गया आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद हो गए। इसमें पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी का समाज सुधारक कौन है, तो इसका उत्तर रहने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दोस्तों जो विधवा पुनर्विवाह का कानून बनाया गया था, उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था दोस्तों। इन्होंने क्या किया था? विधवा पुनर्विवाह का जो कानून बनाया था, उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह से किसका संबंध है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इनको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस राज्य में? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों, इनकी दरगाह राजस्थान के अजमेर में। कहां पर है दोस्तों? राजस्थान के अजमेर में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे।
जिसमें बोला गया है ऊंट महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, ऊंट महोत्सव का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, काफी आईएमपी क्वेश्चन है। यानी कि मैंने आपको कल भी बोला था, मेला महोत्सव नृत्य, इनसे क्वेश्चन अब ज्यादातर एग्जाम में देखे जाते हैं। ऊंट महोत्सव दोस्तों नाम से स्पष्ट है, राजस्थान राज्य में मनाया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं, राजस्थान में। ये दोस्तों यहाँ की कला संस्कृति को दर्शाने वाला एक मेला महोत्सव है। तो ऊंट महोत्सव दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है, राजस्थान राज्य में। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ताओं में से एक है। 2024 ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों दो व्यक्तियों को दिया गया था। किन किन को दिया गया था? एक तो हमारे गुलजार है दोस्तों, इनको साहित्य में दोस्तों उर्दू भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। और एक है दोस्तों राम भद्राचार्य। कौन है? राम भद्राचार्य। बहुत नाम सुना होगा आपने जगत गुरु राम भद्राचार्य का। इनको संस्कृत में दोस्तों, संस्कृत साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे दोस्तों। एक बार मैं आपको और याद दिला दूं, हमारी क्लास को अपने ज्यादा ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अग्निवीर की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाए। और दोस्तों क्लास को सपोर्ट करना आपका, अब क्या बोले हम, आपका मतलब एक फीस मान लो हमारे लिए, या फिर आपका एक कर्तव्य मान लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, पिडुगुरल्ला रिक्त स्थान में चूना पत्थर उद्योग केंद्र है। पिडुगुरल्ला दोस्तों ये कहाँ पर है? पिडुगुरल्ला की बात करें तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता दोस्तों। और पिडुगुरल्ला को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, लाइम सिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? लाइम सिटी। पिडुगुरल्ला को ही लाइम सिटी कहा जाता है। आगे बोलते क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। महत्वपूर्ण हेमेटाइट लोह अयस्क संचय राज्य के सिंहभूम जिले में। दोस्तों क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है, सिंहभूम जिले किस राज्य में है दोस्तों? सिंहभूम जिला किस राज्य में है? वो आएगा झारखंड में, है ना। तो यहीं से उत्तर आ रहा दोस्तों कि हेमेटाइट लोह अयस्क का संचय झारखंड राज्य के सिंहभूम में। लोह अयस्क कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? तो झारखंड राज्य के सिंहभूम में। आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 11। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान है? सेंसेक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन है। जनगणना के क्वेश्चन दोस्तों हर सेट में हमको देखने को मिल रहे हैं। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में दोस्तों दूसरे स्थान पर कौन सा है? आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश है दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जो उत्तर प्रदेश है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं बात कर लेते दूसरे स्थान पर दोस्तों, तो महाराष्ट्र आता है। और तीसरे स्थान की बात कर ले तो जनसंख्या के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर आता है बिहार। ये तीन राज्य दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तीनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। यानी कि पहला पूछ लिया गया है, दूसरा तीसरा भी हो सके, कोई सी एग्जाम में पूछ ले, है ना। कोई से सेट में आपसे पूछ ले तो क्या आएगा इसका, बिहार। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। दोस्तों 44वां जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा कौन से अधिकार को हटा दिया गया था? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपने सुना होगा दोस्तों, संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। इसको अब केवल एक कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों वो कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? दोस्तों नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा भाग है? हमने बचपन से दोस्तों एनसीईआरटी की जो किताबें आती है उसके लास्ट पेज पे देखा है भाग 4A के। भाग 4A में क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक होती है दोस्तों उसके लास्ट पेज में भाग 4A का पूरा विवरण दिया गया था। यानी कि जो मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमारे 1 से लेकर 11 तक वो सारे यहाँ पर लिखे गए हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपको भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्यालय मिलेगा? निम्नलिखित में किस स्थान पर आपको भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्यालय मिलेगा? इसका उत्तर है दोस्तों नई दिल्ली।
भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जीके का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम जनरल साइंस करेंगे। आप सभी को पता होगा दोस्तों, हमारे जो प्रैक्टिस सेट है उनमें सबसे पहले हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लेते हैं, फिर जनरल साइंस क्वेश्चन करते हैं, फिर मैथ्स से उठाते हैं और फिर रीजनिंग करते हैं। यही पैटर्न दोस्तों हम डेली फॉलो करते हैं और एक प्रैक्टिस सेट डेली हम कंप्लीट कर लेते हैं। किस खेल में आर वैशाली को अर्जुन पुरस्कार 2024 मिला है? करंट अफेयर्स में दोस्तों खेल, पुरस्कार, मेला, महोत्सव, पुस्तक एवं लेखक, इनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही पैटर्न यहाँ पर अपनाया जा रहा दोस्तों, और उसी की तर्ज पर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। बोला गया है जो आर वैशाली उनको अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों? तो आर वैशाली शतरंज खेल की खिलाड़ी है, इन्हें 2024 में अर्जुन पुरस्कार मिला था दोस्तों। इनके जो भाई हैं, इनके भाई का नाम क्या है? शायद आर प्रज्ञानन है। आर प्रज्ञानन, ये भी दोस्तों शतरंज के ही खिलाड़ी है। आर प्रज्ञानंद किससे खिलाड़ी दोस्तों? शतरंज खेल की, है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। यहाँ से हमारा साइंस स्टार्ट होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के नियमन में मदद करने, वृद्धि के सर्वोत्तम संतुलन प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों थायरोक्सिन। क्या उत्तर आएगा इसका? थायरोक्सिन। क्वेश्चन बोला गया था कि कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के नियमन में मदद करके वृद्धि के लिए सर्वोत्तम संतुलन प्रदान करता है? तो उसका उत्तर आएगा दोस्तों थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतुओं में नहीं पाया जाता? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जो भी इंपॉर्टेंट लगवाऊं वो दोस्तों इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अधिकतर आपको छांट छांट कर एग्जाम में दिए जाते हैं। बोला गया है कि कौन सा कोशिकांग जंतुओं में नहीं पाया जाता? दोस्तों जंतुओं में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? सूत्रकणिका यानी कि लाइसोसोम, वो तो पाया जाता है। गाल्जी का, अंतर्जैवी जालिका या वर्ण लवक? दोस्तों इसका उत्तर आएगा वर्ण लवक। वर्ण लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। कल एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि पादप कोशिका में कौन सा पाया जाता, तो उसका था हमारा कोशिका भित्ति। दोस्तों कल का क्वेश्चन था कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? कोशिका भित्ति। ये भी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति यानी कोशिका की जो सेल होती है वो केवल दोस्तों पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यहाँ पर वर्ण लवक भी, यही कि वर्ण लवक भी केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। बाकी सूत्रकणिका, गाल्जिका, अंतःप्रायी जालिका, ये सारी जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। यहाँ बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी अपशिष्टों के घुलनशील रूप में परिवहन में सहायक है? दोस्तों परिवहन में क्या सहायक है? प्लाज्मा। क्या दोस्तों इसका उत्तर? प्लाज्मा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। बीजांड की और पराग नलिकाओं की वृद्धि को किसके रूप में जाना जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तीसरा या चौथा प्रैक्टिस आप खोल के देखिएगा, उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। बीजांड की और पराग नलिकाओं की वृद्धि को रसायनानुवर्तन बोलते। क्या बोलते दोस्तों? रसायनानुवर्तन। ऐसे दोस्तों जल की खोज में अगर जड़ जमीन के अंदर जाती है उसको जलानुवर्तन बोलते हैं। प्रकाश की खोज में दोस्तों अगर पौधे की जो फूल वगैरह है वो प्रकाश की ओर बढ़ते हैं तो उसको प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। जैसे प्रकाशानुवर्तन सूरजमुखी के पौधे में पाया जाता है। सूरजमुखी का जो पौधा दोस्तों वो प्रकाशानुवर्तन करता है। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे। किस प्रकार के प्रजनन में जीव अपने शरीर से नए अंगों से जीवों को जन्म दे सकता है? इसका उत्तर है दोस्तों पुनर्जनन। क्या उत्तर रहने वाला है इसका? पुनर्जनन। कल मैंने बताया दोस्तों विखंडन अमीबा में होता है ना। ऐसी सारी चीजें आपकी रिपीट होती है। ऑप्शन से दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन आगे वाले शिफ्ट के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस पौधे में एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं? दोस्तों एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। जैसे कि तरबूज है दोस्तों, तरबूज में एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। वहीं पपीता है दोस्तों, पपीता में भी एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। तरबूज पपीता में एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। गुड़हल है, सरसों है, मटर, इनमें दोस्तों द्विलिंगी पुष्प आते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। फेफड़ों में गुब्बारे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? दोस्तों कल वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, आप चाहे तो
क्लास को पीछे करके देख लीजिएगा। जो गुब्बारे जैसी संरचना होती है फेफड़ों में, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एलिवोली। क्या बोलते हैं? एलिवोली। क्या कार्य करता है दोस्तों? गैसों का एक्सचेंज करता है। जो हमारी O2 और CO2 होती है दोस्तों, इनका एक्सचेंज एलिवोली में ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। यदि एक हवाई जहाज 40 सेकंड में 10,000 मीटर की दूरी को तय करता है, 40 सेकंड में दोस्तों एक हवाई जहाज 10,000 मीटर जाता है, तो जहाज की औसत चाल बताए दोस्तों। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि कुल देरी बटा समय। दोस्तों यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड बतानी है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 10,000 मीटर दी गई है। 10,000 मीटर आपकी टोटल डिस्टेंस है। टाइम कितना दोस्तों? 40 सेकेंड। इससे भाग कर दीजिएगा। ये जीरो से जीरो को कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4। यहाँ पर 10,000 में 4 जीरो आएंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो दोस्तों, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 10 में 2 गया, 8 गया, 2 बचा, 4 पंजे 20 और जीरो। कितना आएगा दोस्तों? 250। 250 मीटर सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? 250 मीटर सेकेंड। आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों 4 कथन आपको दिए गए, बोला गया कि कौन सा कथन इनमें से सही है। पहला कथन है वेग एक अदिश राशि है जबकि चाल एक सदिश राशि है। सेकंड दिया गया वेग सदैव स्थिर होता है जबकि चाल परिवर्तनशील होती है। वेग को मीटर सेकंड में मापा जाता है, चाल को मीटर सेकंड में स्क्वायर में मापा जाता है। वेग एक सदिश राशि है जबकि चाल एक अदिश राशि। दोस्तों कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या दिया गया है? वेग जो है वो एक सदिश राशि है दोस्तों, जबकि चाल एक अदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश। जो भी वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, ये सारी कौन सी दोस्तों? सदिश राशियां हैं। दूरी, चाल, ये सब क्या दोस्तों? अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा रूप स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन है? यानी कि दोस्तों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इनका संयोजन दोस्तों क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं इसको। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 स्टार मार्क्स करो दोस्तों इसको। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर रिसेंटली देखा जाए तो मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, SSC GD, अग्निवीर एग्जाम, सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक विद्युत परिपथ में दोस्तों 2 ओम प्रतिरोध वाला एक बल्ब है और इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। बल्ब द्वारा खपत की गई विद्युत शक्ति क्या होगी? दोस्तों विद्युत शक्ति हमको ज्ञात करनी है। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर I स्क्वायर इंटू R। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? P बराबर I स्क्वायर इंटू R। दोस्तों यहाँ पर हमको धारा कितनी दे रखी है? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर तो 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, इंटू प्रतिरोध कितना दे रखा है? 2 ओम। दोस्तों 3 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 3 तिया 9 इंटू 2। तो हमारा प्रतिरोध कितना आएगा दोस्तों? सॉरी, पावर कितनी आएगी? 9 दूनी 18। किसमें दोस्तों? 18 वाट, ऑप्शन नंबर डी में। है ना? क्वेश्चन बहुत सरल होते दोस्तों, केवल हमको फॉर्मूले नहीं पता होते कैसे करना है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। गैस का कौन सा गुण छोटे सिलेंडर में अधिक आयतन में गैस का परिवहन सरल बनाता है? दोस्तों गैस का कौन सा गुण उसके परिवहन को सरल बनाता है कम आयतन में? दोस्तों तो इसका उत्तर आएगा संपीड़ितता। गैस की जो कंप्रेस्ड करने की शक्ति होती है दोस्तों, वो सबसे अधिक होती है। यानी कि आप छोटे सिलेंडर में बहुत ज्यादा गैस को कंप्रेस कर सकते हो। आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 28। पदार्थ के कण किस कारण से परस्पर आवत रहते हैं? दोस्तों पदार्थ के जो कण है वो किसके कारण आपस में जुड़े होते हैं? तो इसका उत्तर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, बल। पदार्थ के कारण किसके कारण आपस में जुड़े होते हैं? तो पदार्थ के कण बल के कारण आपस में जुड़े होते हैं। साइंस का
29 नंबर वाला क्वेश्चन है, कौन सा गुण किसी धातु को चमकीला पृष्ठ प्रदान करता है। दोस्तों धातुओं में चमक किसके कारण होती है, तो इसका उत्तर रहने वाला धात्विक द्युति के कारण। दोस्तों काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है। धात्विक द्युति के कारण दोस्तों धातु चमकीला पृष्ठ प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधातु का रूप चमकीला होता है। कौन सी अधातु दोस्तों चमकीली होती है, सोना, आयोडीन, नाइट्रोजन या सल्फर। तो इसका उत्तर है दोस्तों आयोडीन। अक्सर अधातुएं दोस्तों बिना चमक वाली होती है, लेकिन आयोडीन जो है एक अपवाद है, ये एक चमकीली अधातु है। आयोडीन क्या है दोस्तों, अपवाद है, अधातुओं में अपवाद है, ये एक चमकीली अधातु मानी जाती है। अब दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे, 31 से लेकर 45 तक हमारे मैथ्स के क्वेश्चन है। आपको साइंस और जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन, वो कैसे लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ से मैथ्स क्वेश्चन की शुरुआत होती है, काफी शानदार क्वेश्चन है। एक प्राकृत संख्या में से 7 घटाने पर वो 12 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक प्राकृत संख्या हम मान लेते हैं कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी, उसमें से अगर आप 7 घटाओगे तो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 12 हो जाएगी। मूल संख्या ज्ञात करनी है। मूल संख्या ज्ञात करेंगे दोस्तों तो हमें पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर करते हैं यानी कि बराबर के इधर उधर दोस्तों संख्याओं को लाते हैं तो इनके चिन्ह आपस में चेंज हो जाते हैं। जैसे दोस्तों 12 में से 7 हम घटा दें, लेकिन पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो ये माइनस का 7 क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा, 19। पक्षांतर करना तो आप सब सीख ही गए होंगे दोस्तों। पक्षांतर करने पर क्या होता है, जो माइनस की चीजें वो प्लस में हो जाती है और प्लस की चीजें माइनस में हो जाती है। तो इसका उत्तर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, 19। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 3, 5 और 10 का औसत कितना है। 3, 5 और 10 का औसत निकालना। औसत निकालने का एक मास्टर फॉर्मूला है कि संख्याओं को आपस में जोड़ लो और जितनी संख्या उनसे भाग कर दो। 3, 5 8 हुआ, 8 10 18 हुआ दोस्तों, और टोटल संख्या है 3 है, तो 18 को 3 से भाग दे दो। 3 एकम 3, 3 छंग 18। हमारा जो एवरेज आने वाला वो कितना है, 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को डेली दोस्तों देखते हो, इन क्लास को डेली देखते हो, तो आपको मैथ्स, साइंस, जीके या रीजनिंग किसी प्रकार के सेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप 50 अबव 50 क्वेश्चन वहां पर करके आओगे। तीन संख्याओं का औसत 12 है, यदि इनमें से दो संख्या 10 और 11 है तो तीसरी संख्या कौन सी है। दोस्तों तीन संख्या है, मान लो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ये तीन संख्या दोस्तों, इन तीनों संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना दोस्तों, 12 है। तो 12 इंटू 3 करने पर दोस्तों 36 आता है, यानी कि तीन संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 36 है। इनमें से जो दो संख्या है, पहली संख्या 10 है और दूसरी संख्या 11 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। पहली संख्या दोस्तों 10 है, दूसरी संख्या 11 है और तीसरी संख्या आपको फाइंड करनी है। तीसरी संख्या आपको फाइंड करनी है। टोटल कितना है दोस्तों, 36 इनका एवरेज। 10 11 कितना हुआ आपका, 21। 21 प्लस तीसरी संख्या बराबर 36। दोस्तों तीसरी संख्या अगर हमको ज्ञात करनी है तो 36 में से 21 को घटा दो, कितना आएगा, 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। तीन संख्याओं का एवरेज कितना आया हमारे पास में, तीन संख्याओं का औसत 12 है, यानी कि तीनों का दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 11 है, तीसरी संख्या आपको याद करनी थी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 5 सोने के एक समान सिक्कों का कुल भार 60 ग्राम है। 5 सोने के सिक्के दोस्तों, उनका कुल भार 60 ग्राम है। ऐसे प्रत्येक सिक्के का भार कितना है। 5 का भार अगर 60 ग्राम है दोस्तों, 5 सिक्कों का जो भार है वो 60 ग्राम है, तो एक सिक्के का भार कितना होगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 12 ग्राम। एक सिक्के का जो भार है वो 12 ग्राम है। यही हमारा उत्तर है कि प्रत्येक सिक्के का भार कितना होगा, 12 ग्राम। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 3/7 में से 1/7 का सरलीकृत मान कितना है। ऐसे क्वेश्चन काफी सरल लेवल के क्वेश्चन होते दोस्तों। 3/7 में से 1/7 आपको घटाना है, यानी कि बच्चों वाला काम आपको करना है। मैंने बोला जब भी हर समान हो तो आप ऊपर की संख्या में से घटाकर वही संख्या लिख देते हो।
जैसे कि हर समान है दोस्तों, 7 तो 3 में से 1 घटा दो, 2/7 आपका उत्तर रहेगा, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, अगर हर समान है तो ऊपर की संख्या में से ऊपर की संख्या को आप माइनस कर दो, वही आपका उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। 36 से 2 और 5 का एलसीएम कितना है दोस्तों? 2 और 5 का एलसीएम करवा करवा के थक गया हूँ, एलसीएम का सवाल होमवर्क दे रहा हूँ। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, 2 और 5 का कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है ना। चाहे तो आप मेथड से इसको सोल्व भी कर सकते हो। 22, 34 और 23 क्या करवाएं इन क्वेश्चन को दोस्तों? 22, 34 और 23 तीनों को प्लस करना है। बच्चा भी कर देगा इस सवाल को, है ना। ये भी आपका होमवर्क है, कुछ एक्सरसाइज तो हो जाएगी आपकी इनके बहाने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। 3/4 प्रतिशत के रूप में कितना होगा दोस्तों? 3/4 को अगर प्रतिशत के रूप में लिखोगे तो कितना होगा? अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को दोस्तों प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 10 में 60 गया, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 और 25 या 75। दोस्तों तो 3/4 है और 75% के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ्स से बहुत प्यारा पूछा था दोस्तों अग्निवीर के एग्जाम में। मैथ्स करने में मजा भी आता है और सवाल भी बिल्कुल आसान लेवल के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सारे सवाल दोस्तों कोई हमने हमारे मन से नहीं बनाए। ये क्वेश्चन आपकी अग्निवीर ऑफिशियल वेबसाइट पर जो प्रैक्टिस सेट है, सैंपल पेपर है, 46 सैंपल पेपर जीडी के लिए, उन्हीं को हम करवा रहे हैं, है ना। आगे करते क्वेश्चन नंबर 39। एक पुस्तकालय में हिंदी और अंग्रेजी की 200 पुस्तकें। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है और अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं। एक पुस्तकालय में हिंदी और अंग्रेजी कितनी पुस्तकें? 200 पुस्तकें। यदि इनमें से 60% हिंदी की पुस्तकें है तो पुस्तकालय में अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 200 का 60% कितना होता है? 60 गुना 120। यानी कि दोस्तों अगर 200 पुस्तकों में से 120 पुस्तकें हिंदी की है तो अंग्रेजी की पुस्तक कितनी होगी? दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है 80। यानी कि 60% जो हिंदी की पुस्तक है उनकी संख्या 120 है। तो दोस्तों अगर 60% हिंदी की पुस्तकें है तो 200 में से 40% इंग्लिश की पुस्तकें होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली चीजें समझ में आ रही होंगी। 100% है टोटल, जिनमें 60% तो हिंदी की पुस्तक है, तो इंग्लिश की पुस्तक कितनी बची दोस्तों? 40%। 40% का मान कितना होगा? 40 दूना 80। यानी कि अंग्रेजी की जो पुस्तक है दोस्तों इंग्लिश की, वो कितनी है आपकी? 80। हिंदी की पुस्तक दोस्तों 120 है और अंग्रेजी की पुस्तक 80 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। एक कक्षा में 65 बच्चे हैं जिनमें 30 लड़कियां हैं। एक कक्षा है जिनमें 65 टोटल बच्चे हैं जिनमें 30 लड़कियां। पूरी कक्षा की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए दोस्तों। आईएमपी क्वेश्चन है ना, मार्क्स दिला के जाएगा। एक कक्षा में 65 बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं दोस्तों? कुल की अगर बात कर लें तो कुल कितने? 65 बच्चे हैं। वहीं बोला गया है 30 लड़कियां। पूरी कक्षा की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। बोला गया है कि 65 टोटल बच्चे हैं जिनमें से 30 लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं दोस्तों? लड़कियां जो है वो 30 हैं। अब बोला गया है कि इनका अनुपात बताइए, कि जो टोटल बच्चे और टोटल लड़कियां, इनका अनुपात। लड़के और लड़कियों का अनुपात नहीं बताना दोस्तों, इसमें क्या बताना? टोटल का लड़कियों से अनुपात। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों? 5 को 30, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13:5। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। आया समझ में? अगर यहीं पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते और बोलते दोस्तों लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। लड़कियां अगर 30 है तो लड़के कितने होंगे दोस्तों? 65 में से 30 जाएगा तो 35 लड़के होंगे और 30 लड़कियां होंगी। इनका अनुपात क्या हो जाता दोस्तों? बॉयज और गर्ल्स, इनका अनुपात 35 क्या होते हैं आपके? बॉयज होते हैं और जो 30 क्या होती है आपकी? गर्ल्स होती। और इनका अनुपात क्या होता दोस्तों? 5 तो 35, 5 को 30। अगर लड़के लड़कियों का अनुपात पूछते तो हमारा उत्तर रहता 7:6।
यहाँ पर पूछा गया कि टोटल बच्चे हैं उनसे लड़कियों का अनुपात बताना है। तो टोटल बच्चे 65 है और लड़कियां 30 है, दोनों का अनुपात निकालेंगे दोस्तों 13:6 आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। 30 का 24 से अनुपात किसके समतुल्य होगा दोस्तों? 30:24 लिखेंगे और इसको सरल करेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों? 6 के पहाड़े में दोनों संख्या आती है, 6×5 = 30 और 6×4 = 24। 5:4 आपको जहां दिखे वहां टिक कर दो, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 42 लेंगे। 3,000 पर 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? दोस्तों अगर रोज रोज ये क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा तो आप बोलोगे सर को ये क्वेश्चन नहीं आता है ना। अग्निवीर के सेट जब से मैं करवा रहा हूँ, मॉडल पेपर 1 से लेकर मॉडल पेपर 16 तक ये वाला क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ रहा है ना। हर सेट में वाला क्वेश्चन है। मूलधन दोस्तों पी कितना दिया गया आपको? 3,000 रुपये। दर जो है R% वो कितनी दे रखी है? 4%। और समय दोस्तों वो दे रखा है 5 वर्षों का। अब बोला गया है कि एसआई को फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, एसआई बराबर एसआई बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। दोस्तों मूलधन कितना दे रखा है आपको? 3,000 रुपये। दर कितनी दे रखी है? 4%। और समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष। इसको सोल्व करते दोस्तों हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करो, 3×4 = 12 और 12×5 = 60। यानी कितना बनेगा दोस्तों? 600 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। काफी आसान सा सवाल है। और प्रैक्टिस सेट में दोस्तों शुरू से लेकर अभी तक ये क्वेश्चन देखने को मिला है। बहुत सारे सवाल है, जैसे कि एवरेज का हो गया हमारा, एक दशमलव को प्रतिशत में बदलना हो गया, साधारण ब्याज निकालना हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस के सवाल हो गए। सारे क्वेश्चन दोस्तों हर प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल रहे हैं। आगे का क्वेश्चन है 43 वाला। नीता 5 मिनट में 100 शब्द को टाइप करती है। नीता एक टाइपिस्ट है दोस्तों, सरकारी ऑफिस में इनकी नौकरी लगी हुई है। ये 5 मिनट में 100 शब्दों को टाइप करती है। बहुत स्लो स्पीड है दोस्तों इनकी। तो 5 मिनट में कितने शब्द टाइप करते हैं? केवल 100 शब्द। बोला जा रहा है कि 30 मिनट में कितने शब्द टाइप करेगी? 5 मिनट में अगर 100 शब्द टाइप करेंगी तो 1 मिनट में 20 शब्द टाइप करेंगी। वहीं आपसे 30 मिनट का पूछा गया है, एक एक नियम वाला सवाल है दोस्तों। 30 × 20 करेंगे, 3×2 = 6। कितने शब्द टाइप करेगी दोस्तों 30 मिनट में? 600, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, एक समपंचभुज का परिमाप 600 मीटर है। इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी? काफी आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन एक पहले वाले प्रैक्टिस सेट में देखा गया। समपंचभुज है जिसका परिमाप 600 मीटर है। समपंचभुज का परिमाप 600 मीटर दोस्तों। समपंचभुज की 5 भुजाएं होती है, तो एक भुजा कितनी होगी? 5 × 5, 5 × 5 बचेगा 1, 5×2 = 10 और 0, 120 मीटर। एक भुजा कितनी होगी दोस्तों? 120 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन दोस्तों आपको मेरे साथ अगर ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल जादू लगेंगे, है ना। कोई भी दिक्कत आपको क्वेश्चन में नहीं आने वाली है। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का कि दो लंबवत रेखाएं परस्पर किस पर प्रतिच्छेद करती है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसका उत्तर है दोस्तों 90 डिग्री। दो लंबवत रेखाएं परस्पर किस पर प्रतिच्छेद करेगी? 90 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यहाँ से रीजनिंग की शुरुआत होती है और ये पैटर्न 3-4 दिन से रिपीट हो रहा है, यानी कि 3-4 सेट में वाला पैटर्न आपको देखने को मिला है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों का वही सही क्रम है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, यानी कि A to Z आपको शब्द को जमाना दोस्तों। सबसे पहले कौन सा शब्द आता है इनमें से? बी आता है कि एच आता है कि सी आता है कि एफ आता है? सबसे पहले दोस्तों बी आता है, यानी कि ब्लू सबसे पहले हो जाएगा। ब्लू फोर्थ नंबर पे। आगे बी के बाद सी आता है, यानी कि कॉम्ब सेकंड नंबर पे हो जाएगा दोस्तों आपका, है ना। उसके बाद दोस्तों फोर्थ हो जाएगा FORT पहला। फिर हो जाएगा दोस्तों हिल, HIL। ये हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा। 4 2 1 3 कहाँ पर है? 4 2 1 3
4 2 1 3 ऑप्शन नंबर बी में, ये ए बी सी और डी, और बी हमारा सही उत्तर है ना। ये पैटर्न आपको समझ में आएगा कैसे ये सवाल सोल्व होते हैं। आगे आएगा 47 वाला। निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाएं से गिना जाए दोस्तों, क्या बोला है, दिए श्रृंखला में कितने एस है। बाएं से दाएं दोस्तों एस बताइए आप, कितने एस है। तो एस एक मिल रहा है हमको, 2 एस और ये 3 एस है। बच्चों का काम है दोस्तों एस को फाइंड करना है। कितने एस यहाँ पर दिए गए, तो उत्तर आएगा इसका 3। कितने एस दिए गए, 3 एस। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। एक निश्चित कोड भाषा में डू डेट वर्क को TAPNWB के रूप में कोडबद्ध किया जाता है दोस्तों। डू डेट वर्क, डू डेट वर्क को क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है TAPNWB। अब आगे बोला गया है कि हाउ इज डेट, हाउ इज डेट, इसको दोस्तों FUWBGT लिखा जाता है, FUWBGT लिखा जाता है। बोला गया है डेट के लिए कौन सा कोड होगा दोस्तों। डेट का कोड आपसे पूछा गया है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। डेट यहाँ पर भी है दोस्तों, डेट यहाँ पर भी, यानी कि दोनों सेंटेंस में डेट कॉमन है। तो दोस्तों इनके कोड वही होगा जो कि दोनों सेंटेंस में कॉमन होगा, यानी कि WB यहाँ पर भी है और WB यहाँ पर भी है। तो WB है दोस्तों, यही डेट का कोड होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आसानी से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 करते हैं। ये आपका बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है दोस्तों इस सीरीज का। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, IMP क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा। क्या बोला गया है कि उत्तर की ओर अभिमुख 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति में मालती दाएं सिरे से 17वें स्थान पर। मालती का दोस्तों दाएं सिरे से स्थान कौन सा है, 17वां। आगे बोला गया है कि बाएं सिरे से मालती का स्थान क्या है दोस्तों, टोटल दे रखा है, टोटल दे रखा है, और इसका दाएं सिरे से 17वां स्थान है दोस्तों। दाएं सिरे से यानी कि राइट से 17वें नंबर पे आती है, तो आपको लेफ्ट से इसका स्थान बताना है। दोस्तों ये सवाल जो है मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ, इस प्रैक्टिस सेट में आपको होमवर्क दूंगा, है ना। कम से कम दोस्तों 13 से 14 प्रैक्टिस सेट में ये सवाल मैंने आपको करवा दिया है, तो इसको आपको होमवर्क बनते ही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नांकित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। दोस्तों प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित यहाँ पर कौन करेगा, YACEG। दोस्तों प्लेस वैल्यू आपने याद कर ही ली होगी। Y की प्लेस वैल्यू 25 है, A की 1 है, C की 3 है, E की 5 है और G की 7 है। कौन सा पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है दोस्तों, 25 से 1 यानी कि 26 के बाद में 1 आ रहा है, 2 छोड़ के 3 आ रहा है, 4 छोड़ के 5 आ रहा है, 6 छोड़ के 7 आ रहा है, 8 छोड़ के 9 आएगा। तो 9 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, I आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत ही बेहतर लगे होंगे, क्लास आपको आसानी से समझ में आई होगी। अगर दोस्तों ये क्लास आपको आसानी से समझ में आई है तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस क्लास को शेयर कीजिए और हमारे चैनल के लिए सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।